दोस्तों, आपको पता है कि बैंकिंग के ऊपर ही वीडियोस में डालता आ रहा हूं और अलामत बाईपार्टाइट सेटलमेंट 3 साल तक हम उसी के ऊपर वीडियोस डालते रहे और अभी भी गवर्नमेंट अप्रूवल आने के बाद भी स्टाफ सभी बैंक्स को एरियर का सिग्नल नहीं मिला। कुछ बैंक्स पे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नई सैलरी रिवीजन की जो HRMS में स्लिप है वो अभी तक नहीं आई है, पुरानी सैलरी दिखा रहे हैं। बड़े बड़े बैंक, देश के बड़े बड़े बैंक जो इमीडिएटली तैयारी कर सकते हैं उसका भी सैलरी स्लिप HRMS में पुरानी ही आ रही है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जो बहुत फास्ट बैंक होने का क्लेम करती हैं, लीड बैंक होने का क्लेम करते हैं, वो भी पीछे रह गए हैं। तो आज मैं टॉपिक नया लेके आया हूं, वो है लोगों के सवाल जो हैं कि अरोड़ा जी हमें ये बताइए कि इंडिया के बैंक्स तकरीबन फेल होने वाले हैं। डर मंडरा रहा है, गाढ़े पसीने की कमाई हमारी जा सकती है, तो हम कहां पैसा रखें? बैंक क्यों डूब रहे हैं? क्या उनकी निशानियां हैं? हमारे को कैसे पता लग सकता है कि कौन सा बैंक डूबने वाला है? देखिए, हर एक चीज की निशानी होती है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ये पूछता है कि भाई आपको प्यास ज्यादा लगती है? अगर हाँ जी ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगती है? हाँ जी भूख ज्यादा लगती है। बार बार पेशाब आता है? हाँ जी आता है। तो क्या है इसका मतलब? ये शुगर का मरीज है। तो हर एक चीज की निशानियां होती हैं, इंडिकेशंस होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल ऑन बैंकिंग है, तो बैंकिंग की सारी बारीकियों को हमने देखा है कि खुद मैं बैंक में मैनेजर रहा हूं और NPA को डील करता रहा हूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को। और मैंने सभी तरह की फंड फ्लो स्टेटमेंट, एसेट टेस्ट रेशियो, लिक्विड टेस्ट रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसके बाद प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, उसके बाद जो है CAR होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसके बाद कासा आता है, करंट अकाउंट सेविंग बैंक डिपॉजिट रेशियो। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और नॉन प्रोविजनिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कितनी परसेंटेज है, कई इशारे हैं जिनसे मेरे को ये पता चल जाता है कि कौन सा बैंक डूबने वाला है। देखिए, PMC बैंक के बारे में पहले ही मैंने बता दिया था। सारा कुछ वो डूब गया। कितने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, कितने ने सुसाइड कर लिया, बैंक के कस्टमर कितने परेशान हुए। यस बैंक के बारे में मैंने 1 महीना पहले बता दिया था। अब बैंक तो देखो बहुत हैं, उनका डाटा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक एक बैंक का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये मरीज है, ये बीमार हो चुका है, उसका टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट चेक करके ये पता चल जाता है कि ये किस बीमारी का मरीज है। तो इसी तरह बैंक की जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, उनसे ये हमारे को, उनकी थोड़ी सी स्टडी करने से हमारे को पता चल जाता है कि कौन सा बैंक अब डूबने के कगार पर है। लोग तो 5 बैंक देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 बैंकों का नाम भी बताया है कि इनकी हालत खराब है। पर उन 5 बैंकों की मैंने लिस्ट देखी है और उनकी जो मैंने बैलेंस शीट देखी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखी है, उनकी जो कासा डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट सेविंग बैंक डिपॉजिट देखे हैं, उसके बाद मैंने NPA प्रोविजनिंग देखी है और उसके बाद मैंने उनका जो स्टाफ की जो सैलरी कितनी है और कितनी वो रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं, उनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना अंतर है, ये भी हमने देखा है। ग्रॉस NPA और नेट NPA में कितना गैप है, ये भी मैंने देखा है। पर वो 5 बैंक डूबने वाले नहीं है। पहले तो हम ये बात करें कि ये तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा बैंक डूबने वाला है, क्योंकि अभी अभी लास्ट डेज ऑफ द ईयर चल रहे हैं।
नया साल शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सभी को, अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो में शुरू कर चुका हूँ, बीच में मुझे याद आ गया है बात, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। वैसे तो आज 26 दिसंबर है, 5 दिन पड़े हैं, लेकिन 5 दिन में शायद ही कोई वीडियो और पड़े, तो इसलिए ये मेरी इस ईयर की लास्ट वीडियो शायद हो। कोई इमरजेंसी वीडियो आ गई, कोई खास घटना हो गई तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो 1 जनवरी को या 31 दिसंबर की रात को मैं वीडियो डालूंगा। तो आप सभी को मुबारकबाद, नया साल खुशियों भरा हो आपके परिवार के लिए। आपका हर पल जिंदगी का खुशियों का एक मोमेंट, हर पल आपके लिए नए साल में खुशियों का पल लेकर आए। बैंकर्स की हालत तो खराब ही रही 3 साल। 3 साल वेज रिवीजन की बुरी हालत रही, और वेज रिवीजन के बाद अप्रूवल की भी टाइम बहुत लगा, और उसके बाद भी एरियर की तैयारी नहीं हो सकी। नई सैलरी आधे बैंक पे ही नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज है जो आपने ध्यान में नहीं करा है, वो है प्रिविलेज लीव एनकैशमेंट, PLE, जो 5 और 7 दिन की ले सकते हैं, 55 से ऊपर वाले 7 दिन की ले सकते हैं। तो लास्ट फेस्टिवल था क्रिसमस, जो कल बीत गया है, उस फेस्टिवल के ऊपर आप ले सकते थे। कुछ ही एम्प्लॉइज ने, कुछ ही बैंकों ने PLE अपनी इनकैश करवा ली है, लेकिन सभी बैंक्स गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद भी ये पे नहीं कर सके। तो ये कैलेंडर ईयर में वंस इन कैलेंडर ही है, साल में एक बार ही पेएबल है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए था, वो तो हो नहीं सका। तो आप जनवरी में लेंगे, 11 जनवरी, 13 जनवरी, लोहड़ी के फेस्टिवल की आप इनका, तो अगले साल में आ जाएगी। तो आपका जो 5 दिन की लीव इनकैशमेंट का लॉस हो गया ड्यू टू लेट गवर्नमेंट अप्रूवल, लेट बाइपार्टाइट सेटलमेंट। अगर ये 5 दिसंबर को, 5-10 दिसंबर को आ जाता तो आप 25 दिसंबर का ले सकते थे। चलो हम अपने टॉपिक पे फिर आते हैं। ये लॉस भी हो गया बैंकर्स को, और उसके बाद वेज रिवीजन की नई सैलरी स्लिप भी नहीं आई है, और एरियर की अभी बात ही नहीं हो रही। चौथी बात है, फैमिली पेंशन अपडेशन की अप्रूवल ही नहीं आई है, और जो बैंकर्स रिटायरीज की पेंशन है उसकी अभी कहानी बंदर बंदरी का खेल फिर शुरू होने वाला है। ये 2 साल तक चलता रहेगा, ये हमने इंफॉर्मेशन अंदर से ले ली है। तो चलिए हम आज मैं बताता हूं, जैसे मेरे से पूछा गया है कि हमारे कितने NPA हैं, कितने परसेंट NPA इंडिया का है, कौन कौन से बैंक का कितना NPA है, वर्ल्ड में इंडिया कौन से नंबर पे आता है NPA में, तो और क्या क्या रेशियोज होती हैं चेक करने वाली, ताकि हमारे को पता चल जाए कि ये बैंक डूबने वाला है। और सजेशन भी मांगी है कि हम कहाँ पैसा रखें। तो चलो सबसे पहले मैं आपको, देखिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर सारे सवालों का जवाब मैं एक ही वीडियो में दूंगा। तो कौन सा बैंक डूबने वाला है इसके बारे में तो वीडियो नए साल में मैं बनाऊंगा। दूसरी बात रही सजेशंस की कि कहाँ का रखना चाहिए, ये फिर मैं उसके बाद 5 जनवरी के बाद आपको दूंगा। आज मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूं कि हमारे कौन कौन से कितना NPA है, हम कौन से नंबर पर हैं, हमारी क्या हालत है, कौन सा बैंक जो है खस्ता हालत में जा रहा है, अलार्मिंग स्टेज। क्योंकि बाय नेम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को धमकियां आ जाती हैं, यूट्यूबर्स को धमकियां देते हैं बैंक कि हम, आपका एक बार भी हमारे बैंक का नाम आपने ले लिया तो हमारों हजारों करोड़ों का डिपॉजिट निकल जाएगा। क्योंकि आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के ऊपर बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे 11 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, तो सभी के पास ये पहुंच जाएगा। मोस्टली बैंकर्स हैं, बैंकर्स फैमिलीज हैं, एम्प्लॉइज की फैमिलीज हैं, बैंक के कस्टमर्स हैं, तो उनके पास पहुंचने से जब बैंक का नाम ले लिया जाए तो एक दिन में ही कितना डिपॉजिट निकल जाता है। तो इसलिए बैंक बहुत अलर्ट है, और बार बार मेरे को कहते हैं कि ऐसा नाम मत लो, डेफेमेशन का केस करने की धमकी दे दी है। तो चलो ये लंबी बातें हैं, इनके ऊपर चक्कर में हम नहीं पड़ते। तो मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इशारा में दे सकता हूँ, इशारा के ऊपर डेफेमेशन का केस नहीं हो सकता। अगर मैं नाम लूंगा तभी केस फाइल होगा, अगर इशारे में मैं समझा दूंगा तो आप, मैं कोर्ट भी कल को मेरे को पनिश नहीं कर सकती कि आपने नाम कैसे ले लिया है, क्योंकि रिजर्व बैंक उनके पैरामीटर बता रहा है। जब रिजर्व बैंक ही पैरामीटर बता रहा है, मैं प्राइवेट बैंक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात कर रहा हूँ, नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए उसमें क्या हालत है। तो आज मैं आपको थोड़ा डाटा बताता हूं कि हमारी क्या पोजीशन है।
तो देखिए टोटल क्या है ये भी हम देखते हैं। हमारे टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, कितना हमारा एनपीए है, कितना हमारा मनी सेफ है। देखिए सबसे पहले तो ये भी पूछा गया है कि हमारी कितनी मनी सेफ है। मैं डाटा बताने से पहले ये भी बता दूं कि हमारे बैंक में एक बनी है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, DICGC। 1961 में 1961 में ये बना दी थी गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले 30,000 रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड था। दूसरा है 1993 में इसको 1 लाख रुपया कर दिया गया और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसको 5 लाख रुपया कर दिया। तो डिपॉजिट का मतलब क्या है? मान लीजिए एक बैंक है, एबीसी बैंक, में नाम नहीं लेता किसी बैंक का। एबीसी बैंक की 1000 ब्रांचेस है। मान लीजिए एक चंडीगढ़ ब्रांच में आपका एक डिपॉजिट है, एक एफडी पड़ी है 1 लाख रुपए की। दूसरी ब्रांच है कराट प्लेस दिल्ली में, उसी बैंक की कराट प्लेस दिल्ली ब्रांच में 1 लाख की एफडी पड़ी है। तीसरा बॉम्बे ब्रांच में आपका रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। चौथा चेन्नई ब्रांच में आपके बेटे का अंडर गार्डियनशिप अकाउंट है। पांचवा आपका कोलकाता ब्रांच में है, उसी बैंक की कोलकाता ब्रांच में है, आपकी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। तो मान लीजिए 1-1 लाख, 6-6 लाख, 2-2 लाख रुपया है, तो 5 जगह पर आपका टोटल 10 लाख रुपए का डिपॉजिट एक ही बैंक में है, एबीसी बैंक में है। तो एबीसी बैंक आपकी जो मनी सिक्योर्ड है, अगर डूब जाता है तो आपको 5 लाख से एक पैसा भी ज्यादा मिलने वाला नहीं है। पहले ये 30,000 था, 30,000 से 1 लाख, 1 लाख जो था 25 साल तक रहा है। कितनी इन्फ्लेशन आई, कितनी महंगाई बढ़ी, कितना कुछ हुआ, एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ी, कितना डीए बढ़ा, कितना कुछ देश में हुआ। कोरोना आ गया, सब कुछ आ गया, कोविड आ गया, लेकिन वो 1 लाख से 5 लाख मोदी सरकार ने अभी किया है। 25 साल 1 लाख रुपया ही रहा है। जब पीएमसी बैंक डूबा था तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ने कहा था कि डिपॉजिटर को 1,000 रुपया दे दो। तो लोगों ने मुजाहरे करे, धरने लगाए, तो उन्होंने 5,000 कर दिया। 5,000 के बाद जब फिर उन्होंने मुजाहरे धरना करा तो 10,000 कर दिया। 10,000 के बाद लास्ट उन्होंने 50,000 करा था। जिसकी 90 लाख की एफडी पड़ी थी वो 50,000 रुपया लेके गया और उसका इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए का, 1 लाख का था। उसके बाद पीएमसी बैंक की घटना के बाद इसको 5 लाख रुपया किया गया है। यस बैंक का भी यही हाल हुआ है, ये आपके सामने नजारा है। तो इसलिए जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, ईमेल्स मेरे को आई हैं, मेरे व्यूअर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे फैंस की, तो बार बार उनसे ये पूछा, अरोड़ा जी हमें ये बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं। पहले तो हमारे बुजुर्गों ने पहले क्या करा करते थे, जमीन में वो गड्ढा करके ना पैसा दबा दिया करते थे। जब जरूरत पड़ती थी वो उसको निकाल लेते थे, वो सेफ्टी थी। अब ये बैंकों की कल्चर आ गई है, बैंकों में पैसा रखने लगे, अब बैंक डूबने लगे। अब इंडिया का कोई भी बैंक 100% सेफ नजर नहीं आ रहा। तो आज मैं थोड़ा सा डाटा बता देता हूं आपको, जो पोजीशन जो है आपके सामने देखिए, समझ लीजिए। अगर एक बैंक में कितनी भी ब्रांचेस में आपका कितना भी डिपॉजिट है, वो 5 लाख तक इंश्योर है, एश्योर्ड है। और अगर किस डिफरेंट बैंक्स में, तो ध्यान रखिए, मान लीजिए एक पंजाब नेशनल बैंक में एफडी है, दूसरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तीसरा जो है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में है, चौथा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो चारों बैंकों में 5-5 लाख की है, तो चारों 20 लाख डिपॉजिट है, तो आपका 20 लाख मिलेगा पर बैंक इंश्योरेंस जो 5 लाख है, पर ब्रांच नहीं है। एक ही बैंक की ब्रांचेस में है तो आपको टोटल 5 लाख ही मिलेगा, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट में है, चाहे वो अंडर नेचुरल गार्डियनशिप में है, चाहे वो इंडिविजुअल नेम में है। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में और डेजिग्नेशन डायरेक्टर दे के वहां लिखवाया है, तो भी डिपॉजिट उसी में इंक्लूडेड है। तो आपका जो एश्योरेंस है वो 5 लाख का ही है। देखिए देश की हालत, टीडीएस कटने के बाद 10.2 जिनका पैन कार्ड है, जो इनकम टैक्स पे ही है, अगर वो नहीं है तो 20.40 20% टीडीएस कटने के बाद भी हमारा डिपॉजिट एश्योरेंस नहीं है।
तो आज हम देखते हैं कौन से कंट्री का क्या पोजीशन है और हमारे इंडिया की क्या पोजीशन है, हमारा कितना एनपीए है। और मैं आज आपको थोड़ी फिक्र बता ही देता हूं। टोटल जो है हमारा आज की डेट में जो सभी बैंक्स का एनपीए है, सभी बैंक्स का, वो 10 लाख करोड़ से ऊपर है। 9.7% ऑफ द टोटल लोन्स डूबे हुए हैं। ये बैड पोजीशन में है, बैड लोन जो है बैड पोजीशन में है, क्योंकि 4% से ज्यादा अगर एनपीए बन जाता है तो वो बैंक डूबा हुआ बैंक मान, आइडियल पोजीशन वही है 3 या 4% तक एनपीए हो तो बैंक को हम सेफ कर गिनते हैं। इसकी नींव फाउंडेशन मजबूत है और ये बैंक अच्छा है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इटली एक नंबर पर है, 16% जिसका एनपीए है। और इंडिया जो है बहुत आगे है, उसकी 9.7% है, नंबर 2 पे आता है। और चाइना जिसको हम कहते हैं चाइनीज आइटम बैन कर दो, चाइना बहुत घटिया कंट्री है, चाइना की ये बंद कर दो वो बंद कर दो, लेकिन वो क्या है कि 1.7% एनपीए है उसका। चाइना जिसको हम बुरा कंट्री मानते हैं, वो उसका जो 1.7% सिर्फ एनपीए है। उसके बाद आइए टोटल जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है एनपीए में प्राइवेट बैंक सेक्टर को लीड कर रहे हैं। पीएसबी के जो 10 लाख करोड़ से ऊपर मैं बोल रहा हूं, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज्ड बैंक का हिस्सा 86% है, 86% है, और प्राइवेट बैंक्स का है 14% ओनली। देखिए कितना फर्क है। प्राइवेट बैंक्स का ज्यादा कंट्रोल है अपने लोन्स के ऊपर, अपने बारोवर्स के ऊपर, और जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो सरकार के बैंक्स हैं, वो वीक हैं, अपना कंट्रोल नहीं कर सके। देखने वाली बहुत शर्म की बात है। तो होता क्या है, जब बैंक डूबने लगता है तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें इंटरवीन करती है, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सरकार को हर काम में भी जाना पड़ता है। तो हम बैंक गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जो मर्ज हो जाता है उनको मर्ज कर देते हैं, कमजोर बैंक को बड़े बैंक में मर्ज करके, उनको बड़े लार्जर बैंक में मर्ज करके उसको एक बैंक बना देते हैं। दूसरा है बेल आउट करना। बैंक को बेल आउट करने का तरीका होता है, बैंक को बेल आउट करके जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें से सरकार के पास जो पैसा होता है उस बैंक को कैपिटल में इन्फ्यूज कर देते हैं, उसकी कैपिटल बढ़ाकर उसको जिंदा कर देती हैं, उसको ऑक्सीजन दे के, जैसे मरीज को मर रहा है तो डॉक्टर ऑक्सीजन देकर या वेंटिलेटर पे डाल के उसको जिंदा रख लेता है, इसी तरह उस बैंक को क्या कहते हैं कि वेंटिलेटर पर रख देते हैं, बेल आउट कर देते हैं। तो इतना ही है। जो बैंक का एक और सिस्टम भी है सिक्योरिटी के लिए, वो है एसएलआर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रखा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बहुत हाई है, 38% तक हो सकती है। दूसरा है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि कैश का कितना, तो टोटल हम एक रफली ले लें तो 40% जो है वो बैंक को लिक्विड पोजीशन में रखना पड़ता है। मान लीजिए एक बैंक के पास 100 रुपया है, तो 40 रुपये तो वो लैंड कर ही नहीं सकता, 60 रुपये उसने लैंड करने हैं। तो 60% में से 9.7% जो है, 10% तो एनपीए निकल गया, तो उसकी कमाई कहां से होगी। डिपॉजिट रेट में जो बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है और लोन पे जो लेता है, उसमें इतना गैप नहीं है कोई 10% एनपीए को बर्दाश्त कर जाए। इसलिए भाइयों, मेरे पास तो तरीके हैं। देखिए मैंने तो, आप कहां से, अरोड़ा जी आप कहां से देखते हो कि ये बैंक डूबने वाला है? देखिए इसको देखने के तरीके हैं। तरीके में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आती है, फंड फ्लो आती है, एसेट टेस्ट रेशियो आता है, लिक्विड टेस्ट रेशियो भी आता है, कई रेशियोज हैं, कम से कम 50 रेशियोज ऐसी निकालनी पड़ती हैं। कैपिटल एडिक्वेसी, सीएआर भी आ गई, प्रोविजनिंग, पीसीआर जिसको कहते हैं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। मान लीजिए एक बैंक का 100 रुपये का एनपीए बन गया है, बैड लोन हो गया है, तो उसने उसको, उसके लिए प्रोविजन कितना डाला है। इंडियन बैंक का प्रोविजन कितना है पता है आपको?
सिर्फ ओनली इन 50%, 15%, 15%, इससे ज्यादा किसी ने प्रोविजन नहीं डाला हुआ। अगर किसी का 100 रुपया डूब रहा है, डूबता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए 15% ही रखा गया है। तो पीसीआर जो होती है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है, कवरेज रेशियो जितनी हाई होगी उतना बैंक सेफ होगा। लेकिन बैड लक हमारी इंडिया की है कि 15% से ऊपर किसी ने रखा ही नहीं है। पीसीआर जो अमाउंट होती है, प्रोविजन फॉर बैड लोन्स जिसको कहते हैं, जिसको प्रोविजनिंग कहते हैं सिंपल भाषा में, वो क्या होती है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाई देती है, नॉट ऑन द एसेट साइड। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, वो लायबिलिटी साइड पे दिखाई देगी, लेफ्ट एसेट साइड पे नहीं होती, वो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए बैंक उसको छुपाता है अपने एनपीए को। वो कहता है हमारा एनपीए जो एक्चुअल है वो 15% है। 3 महीने जिस लोन की किस्त नहीं आती है उसको एनपीए मानते हैं। तो बैंक क्या करता है कि कस्टमर को रिक्वेस्ट करता है, बारोवर को रिक्वेस्ट करता है कि 1 महीने की किस्त जमा करवा जाओ, तुम्हारे 6 महीने टूटे हैं किसके साथ, उसको कहते हैं 1 महीने की करा दो। क्यों करवा दो? कि वो एनपीए से बाहर निकल जाए, ताकि कम से कम एनपीए सामने आए। वन टाइम सेटलमेंट क्या होती है? इसलिए करता है कि वन टाइम सेटलमेंट, किसी का 1,00,000 रुपया देना है तो उसके 50,000 के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है, किसी के 40,000 के साथ कंप्रोमाइज करके उसको खत्म कर देता है, ताकि बैलेंस शीट में कम से कम वो दिखाई दे। चलो आज मैं थोड़ा आपको डाटा और भी बताता हूं कि क्या है पोजीशन हमारी। सीआरआर एसएलआर जो है, टोटल जो इंडिया के 28%, 30% के आसपास जो होता है ना डिपॉजिट्स, वो इसमें फंस जाते हैं एसएलआर में ही, तो हम इसको नहीं दे सकते हैं। डीआईसीजीसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। डीआईसीजीसी 1961 में शुरू हुई थी, तो उसके बाद इसने क्या किया है ये आपके सामने है। अभी ये इसका इंश्योरेंस है तो 5 लाख तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये आपका देखो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे भी इसको ना अपडेट नहीं किया गया है। डीआईसीजीसी के साइट पर भी अपडेटेड नहीं है इंश्योरेंस अमाउंट कितनी है जी। पुराने तो साइट में तो ये कम ही दिखा रहा है। तो जो है 1 लाख डिपॉजिट को हम मान ले, पहले की तक चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो हमारे आज 5 लाख डिपॉजिट जो है, इंश्योरेंस जो है 5 लाख डिपॉजिट का, तो ये इसके साथ सिर्फ 15% हमारे बारोवर कवर होते हैं, 85% अनकवर्ड है। क्योंकि हमारा जो 85% डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर की एफडीज का है, डिपॉजिट्स का है। तो 50 जो है, जो दूसरे हैं 1 लाख से लेके 15 लाख के बीच 55% है। तो इस हिसाब से हमारा जो पैसा बैंक में सेफ नहीं है। बाकी देखिए कवरेज क्या है, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनकी जो 70,000 यूएस डॉलर कवर है, 70,000 यूएस डॉलर तक इनकी कवर है, डिपॉजिट कवर्ड है। तो इंडियन रुपीज में कितना बन जाएगा ये देखिए। अमेरिका में 2,50,000 तक कवरेज है, डॉलर 2,50,000 डॉलर तक की कवरेज है। तो इससे पता चलता है मैक्सिको एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका जो इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट के साथ लिंक्ड है। उनका जो इंश्योरेंस है, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट जो है इन्फ्लेशन का, उसके साथ लिंक करा हुआ है। जो डेवलपिंग कंट्री की बात मैं कर रहा हूं, डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं कर रहा। तो यूएस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये बहुत अच्छे कंट्री हैं, कवर 60 to 70% ऑफ द टोटल डिपॉजिट से ज्यादा भी कवर करते हैं। तो देखिए मैं अब इनका डाटा बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच के चल रहा हूं कि आपको दूसरी वीडियो में मैं फिर सारा कुछ बताऊंगा, कितनी रेशियो है, कौन कौन सी रेशियो का क्या मतलब है, एनपीए क्या होता है, सीएआर क्या है, कासा डिपॉजिट्स क्या है, प्रोविजनिंग क्या होती है, बैड लोन क्या होता है, रिजर्व बैंक क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है। तो मुझे बाकी रही सुझाव की बात कि क्या करना चाहिए, ये 10-12 सुझाव मैं आपको दूंगा, लेकिन अगली वीडियो में दूंगा आपको कहाँ पैसा रखना चाहिए, कहाँ आपका पैसा सेफ है, किस ढंग से उसको ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है ताकि पैसा डूबे ना। लेकिन ये वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट पर डाल रहा हूं भाइयों, ये ध्यान से सुन लेना।
मैंने ये वीडियो डालनी नहीं थी। ये वीडियो आप बहुत लोगों की ईमेल्स आ गई हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आ गए हैं, हमारा पैसा डूबने वाला है, हम कहाँ पैसा रखें। बैंकों के विश्वास खत्म हो गया है। बैंक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी, बहुत बड़ी ट्रस्ट वर्दी इंडस्ट्री थी, लोगों का पूरा विश्वास था। लेकिन अभी 2-3 सालों में लोगों का विश्वास बैंकिंग से उठ गया है। बैंक अब बिल्कुल ही अनसेफ हो चुके हैं। बैंक में पैसा रखना एडवाइजेबल नहीं है। कहाँ रखना है पैसा, किस शेप में रखना है, कितना कितना रखना है, क्या और क्या तरीके हैं। बैंक में अगर पैसा ना रखें तो वो कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, क्या तरीके हैं, वे सारे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और हो सकता है मैं 1 जनवरी नए साल से पहले ये वीडियो डाल दूं। अगर आपके कमेंट्स आज आ गए और जल्दी मुझे इसकी वीडियो चाहिए तो मैं 2 दिन के अंदर अंदर डाल दूंगा। तो आपको सारा टेक्निक्स बताऊंगा, आपकी सारी सेफ्टी बता दूंगा। कहा कि पीएमसी के कस्टमर जो मेरे को टेलीफोन कर रहे हैं बॉम्बे से, वो रो रहे हैं, अरोड़ा जी आपने मेरे को हमारे को नाम बता दिया बैंक का, हमारे को तरीका नहीं बताया था, कैसे बच सकते हैं। तो अब रोने का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम किसी ने वीडियो सुनी नहीं, ध्यान से सुन ली तो ध्यान से नहीं सुनी, किसी ने स्किप कर दी, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया। यस बैंक के कस्टमर्स भी ऐसे ही कहते हैं कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, सारे कस्टमर्स बैंक की बात मानने को तैयार हैं, सारे बैंकर एम्प्लॉई आपकी बात मानने को तैयार हैं, तो हम आपको क्या इतराज था कि हमारे को गाइड करते हैं। चलो ये लंबी बातें हो जाती हैं, तो मुझे वीडियो में कमेंट्स लिखना कि आज मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, क्या जो मैंने डाटा दिया है वो ठीक है, कि किसी के पास कोई और डाटा रिजर्व बैंक का पड़ा हो, कुछ और हो, तो वो मुझे बता सकता है कि आपका डाटा गलत है भाई, ये हमारे 10% एनपीए नहीं है, हमारे 10 लाख करोड़ का एनपीए नहीं है। तो अभी मुझे बताइए कौन सा बैंक का डाटा वीक है, प्राइवेट बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसका डाटा मुझे बताइए, ताकि मैं अपने हिसाब के साथ मेरे कंप्यूटर में जो डाटा फीडेड है उसके साथ टैली करूं। उसके बाद मेरे पास साइट्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हिडन इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। मैं टॉर ब्राउजर यूज कर रहा हूं, मैं कूल ब्राउजर यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्रोम ब्राउजर को यूज नहीं करता, मेरे पास कई तरह के ब्राउजर हैं जिनमें मेरे पास वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है मेरे पास, अलग अलग कंट्री का, ब्राजील का, सिंगापुर का, अमेरिका का, तो उसके थ्रू मैं उनकी इंफॉर्मेशन लेता हूं। तो मेरे पास कई टेक्निक्स हैं, कई पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के हिसाब से मैं बैंक को देखता हूं कि बे बैंक कहाँ है, कितनी देर में ये डूबेगा, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, क्या इसके रेशियो क्या है कि अपने डिपॉजिटर के पैसे वापस कर पाएगा, कि अगर कर पाएगा तो कितने % ये पैसा वापस करेगा, मेरे को पता है। तो मैं आपको बताने में कोई शर्म महसूस नहीं करूंगा। लेकिन इस मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक तो नए साल की मुबारकबाद मेरी तरफ से अपनी फैमिलीज को, जो सुन रहे हैं उसको कन्वे कर दीजिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो भाइयों मेरी बार बार रिक्वेस्ट यही है कि इसको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब आप भी करो, दोस्तों मित्रों से करवाओ, बैंकर से करवाओ, कस्टमर से करवाओ, फैमिली मेंबर से करवाओ, कहीं से करवाओ। तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। ये टारगेट तो पिछले साल फरवरी का था, तो 1 साल में हम 1 लाख करने का, अभी हम 99,000 पर पहुंचे हैं। तो 1,000 सब्सक्राइबर इस वीडियो के बाद ऐड हो जाए, ताकि मैं सब्सक्राइब करने का ये है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आपके मोबाइल में घंटी बजेगी, तो आप अपडेटेड रहेंगे। और कौन सा बैंक डूबने वाला है मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूं। तो मुझे आशा है कि मेरी बात आप मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।